नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 2024 के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और ऐसा लगता है कि ये रणभेरी भी बहुत ही सोच विचार कर 18-19 महीने पहले बजाई गई है, क्योंकि चारों तरफ सभी राज्यों में विपक्षी दल अपने अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में लग गए हैं। अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, गैर बराबरी, अग्निवीर, किसान आंदोलन जैसे जब मुद्दे हावी होते हुए दिख रहे हैं, ठीक उसी दौर में ममता बनर्जी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ करने में लगी हैं। नवीन पटनायक पंचायत चुनावों में ही भाजपा को ठिकाने लगा चुके हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली, पंजाब के साथ साथ गुजरात में भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा जैसे क्षेत्रीय कांग्रेस छत्र अपने अपने इलाकों में कमान कसते हुए दिख रहे हैं, चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह अटूट दिख रही है, टूटने का नाम नहीं ले रही है। और केसीआर ने तो जैसे तेलंगाना में मोदी के साथ साथ उनके उद्योगपति मित्रों की भी बाट लगाना शुरू कर दी है। वहीं नीतीश कुमार की अगुवाई में उनके 4 भतीजे अखिलेश, तेजस्वी, जयंत चौधरी, हेमंत सोरेन भाजपा का एटीएम लगभग 100 सीटें खाली करने की तैयारी में दिख रहे हैं। बची कुछ ही कसर बाकी राज्यों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर रही है। बहुत गजब का रिस्पांस मिल रहा है राहुल गांधी को, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर सभी विपक्षी दलों के बीच समझदारी कायम हो पाई है? कम से कम आज की तारीख में इसका जवाब नहीं होगा, ना होगा। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश, सीपीएम, ममता, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मतभेद जग जाहिर हैं। केजरीवाल को लगता है कि भाजपा से पहले कांग्रेस को निपटाना जरूरी है। ममता बनर्जी की तुनक मिजाजी के कारण उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगी, लेकिन इससे आगे उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अब तक सिर्फ महाराष्ट्र में ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने मजबूत गठबंधन बनाए रखा है और नीतीश की सदारत में यूपी, बिहार, झारखंड का एक गठबंधन अटूट दिखता है। इसके आगे कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। ऐसे में यक्ष प्रश्न ये है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राष्ट्रीय स्तर पर कोई महागठबंधन आकार ले पाएगा या फिर इसके लिए चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा? इन दोनों सवालों के जवाब में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि हम 1996 या 2004 की विपक्षी एकता पर नजर दौड़ाते हैं तो एक व्यक्ति की बरबस याद आ जाती है, कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत। बुजुर्ग आदमी, दाढ़ी और वो चेहरा भारतीय राजनीति का एक इतिहास बने। याद कीजिए वो दौर जब राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को शपथ दिला दी थी और प्रमोद महाजन ठहाके के साथ दावा कर रहे थे कि हम बहुमत साबित कर देंगे। जब पत्रकार उनसे पूछते थे कि कैसे बहुमत साबित करेंगे तो महाजन कहते थे, पेप्सी, कोक और प्रमोद कभी अपना फार्मूला नहीं बताते। इतना ओवर कॉन्फिडेंस में रहा करते थे प्रमोद महाजन। लेकिन तब प्रमोद महाजन के गुरूर को हरकिशन सिंह सुरजीत ने तोड़ कर रख दिया था। महज 13 दिनों में सरकार गिर गई थी। ये उनके व्यक्तित्व का असर था कि 13 क्षेत्रीय दलों में से किसी ने भारतीय जनता पार्टी और महाजन की खरीद फरोख्त की तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया था। आज की पीढ़ी तो ये विश्वास नहीं करेगी कि 3 मूर्ति लेन के एक छोटे से बंगले में रहने वाले हरकिशन सिंह सुरजीत ने बिना कोई खरीद फरोख्त या गुवाहाटी मॉडल को सिर्फ एक फोन कॉल पर नेताओं को अपने पाले में करने का हुनर जानते थे। मजेदार बात तो यह है कि आज तक किसी नेता ने, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी सुरजीत साहब की ईमानदारी, निष्ठा, उनकी प्रतिबद्धता पर कभी सवाल नहीं उठाया। सुरजीत साहब की नेगोशिएशन स्किल का मैं एक और उदाहरण देता हूं। 2004 में फील गुड और इंडिया शाइनिंग कैंपेन पिट गया था।
और इस कैंपेन के पिटने के लिए सबसे बड़ी बेडरूम भूमिका कॉमरेड सुरजीत ने ही तैयार की थी। वाजपेयी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवाकर करुणानिधि की पार्टी को वो साथ में ले आए थे। चुनाव के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनना तय हो गया था। सिर्फ ये तय न होना बाकी था कि सोनिया गांधी के इनकार के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह या डॉक्टर मनमोहन सिंह। तब इसी मुद्दे पर सोनिया गांधी ने के चर्चा के लिए सुरजीत साहब को 10 जनपद बुलाया। अमर सिंह छुटे पड़े थे कि किसी तरह सोनिया गांधी के यहाँ उनको एंट्री मिल जाए। सुरजीत साहब गए और अपने साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह को भी लेके चले गए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि चूंकि सरकार भले ही कांग्रेस की बन रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराया तो मुलायम और लालू नहीं है। तब यूपी, बिहार मिलाकर भाजपा सिर्फ 15 सीटें जीती थी, लेकिन सोनिया गांधी को अमर सिंह का आना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सुरजीत साहब को तो चर्चा के लिए अंदर बुला लिया, लेकिन अमर सिंह को लॉन में एक स्टूल पर बैठे रहने को मजबूर कर दिया। यह सोनिया गांधी का स्टाइल था। किसी ने उन्हें पानी और चाय तक को नहीं पूछा। मीडिया में समाजवादी पार्टी के नंबर 2 नेता की इस बेइज्जती को खूब उछाला गया, लेकिन ना तो समाजवादी पार्टी और ना ही मुलायम सिंह और ना अमर सिंह ने इसे इशू बनाया। कारण सिर्फ एक था, तब मुलायम सिंह का एक ही रुख था कि पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान जारी नहीं होगा या ऐसी कोई हरकत नहीं होगी, क्योंकि सुरजीत साहब की साख का सवाल है। तो ये थी कॉमरेड सुरजीत की इज्जत, इनकी स्वीकारिता, उनका रसूख। ऐसा रुतबा था उनका कि कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं से लेकर क्षेत्रीय दलों के नेताओं तक, चाहे वो लालू हों, चाहे वो मुलायम हों, चंद्रबाबू नायडू हों, करुणानिधि हों, सबको सुरजीत डांट डपट भी दिया करते थे, लेकिन कोई उनको जवाब नहीं देता था। किसी भी विवादित मुद्दे पर सुरजीत जी जो बोल दिया करते थे उसको सब स्वीकार कर लेते थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज मैं सुरजीत की चर्चा क्यों कर रहा हूं। दरअसल आज की परिस्थिति में चाहे कांग्रेस हो या किसी भी राज्य के क्षेत्रीय दल, सब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जोर तो लगा रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी ऐसा मौका नहीं आया जब सबने इकट्ठे चाय भी पी हो। नीतीश कुमार दिल्ली में आकर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, शरद पवार सबसे मिलते तो हैं, लेकिन सबसे अलग अलग ही मिलते हैं। अभी तक सबको साथ साथ बिठाकर उनसे बातचीत करके उनसे संवाद करें, इसमें नीतीश कुमार को भी कामयाबी नहीं मिली। इसी तरह केसीआर कभी पटना, कभी दिल्ली, कभी कोलकाता, कभी चेन्नई, कभी लखनऊ दौड़ तो लगाते हैं, लेकिन वो भी सबको एक प्लेटफॉर्म पे बिठाकर चाय नहीं पिला पाए हैं। लेकिन इसी मामले में सुरजीत की हालत ऐसी थी कि उनके एक फोन कॉल पर दर्जन भर मुख्यमंत्री कुछ ही घंटों में दिल्ली दौड़े चले आते थे। इसलिए आज भी जब विपक्षी एकता की बात होती है, तब विपक्ष को सुरजीत की बरबस याद आती है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में विपक्ष को जल्दी ही कोई ऐसा व्यक्ति मिल पाएगा जो इनका आपसी कंट्राडिक्शन जो विपक्ष के हैं उन सब को दूर करके एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमत कर पाएगा। क्योंकि विपक्ष इसके बिना भाजपा को रोकने की बात करेगा तो ये सिर्फ ख्याली पुलाव होगा। एक व्यक्ति ऐसा चाहिए होगा जो विपक्ष को एकजुट करे, एक साझा कार्यक्रम बनाए, जनता के बीच जाए, एक संघर्ष का रास्ता बनाए, बेरोजगारी पे, अंबानी पे, अडानी पे, किसानों पर एक साझा न्यूनतम प्रोग्राम बने, उसको लेकर जनता के बीच जाए। अगर सुरजीत जैसा चेहरा नहीं होगा, सुरजीत जैसा व्यक्तित्व नहीं होगा, तो विपक्ष की एकता भी हवाई हो जाएगी और फिर लोग देखते रहेंगे कि भाजपा किस तरह सत्ता में आ जाती है। जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर उत्तर प्रदेश की खबरें जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल 4PM यूपी, जिसका लोगो आप देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करिए। बिहार की खबरें देखना हो तो 4PM बिहार को सब्सक्राइब करिए। याद रखिए, ये वो चैनल है जो गोदी मीडिया ना था, ना है और ना रहेगा। आपका प्यार मेरी लिए सबसे बड़ी पूंजी है, इसको बनाए रखिएगा। शुक्रिया।